मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी एक और बारातनामा पार्ट 4। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कानपुर के गंगाधर साहब अपने बेटे की बारात लेकर ट्रेन से लौट रहे हैं। तभी दुल्हन ट्रेन से गायब हो जाती है। जिन फूफा ने रिश्ता लगवाया था वो कानपुर पहुंचने तक इस बात को सबसे छुपाए रखना चाहते हैं, लेकिन अब 75 साल की अम्मा दुल्हन को अंताक्षरी के लिए बुलाने जा रही हैं। क्या भांडा फूट जाएगा और क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनिए कहानी का चौथा और आखिरी हिस्सा, एक और बारातनामा पार्ट 4। 75 साल की अम्मा को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि उनकी उम्र इतनी ज्यादा होगी। सेहत के मामले में बिल्कुल फिट थी। छड़ी टेकते हुए चली जा रही थी थर्ड एसी वाले डब्बे की तरफ। जुगनू ने अन्नू की तरफ देख के कहा, अरे रोकना है तो रोको, वरना बूढ़ा खेल कर देंगी, सबको संभालना मुश्किल हो जाएगा, हम बता रहे हैं। अन्नू कुछ सोचते रहे, फिर बोले, आओ मेरे साथ। दोनों अपनी सीट से उठे और अम्मा के पीछे भागे। अन्नू रुके और पलट के क्रिस्टीना की तरफ मुस्कुरा के बोले, जस्ट कमिंग इन 2 मिनट्स। जुगनू ने उनको गुस्से से खींचा और फिर दोनों अम्मा के पास पहुंच गए। अम्मा, अरे कहाँ दंदनाती चली जा रही हैं? पैसेज के पास जुगनू फूफा ने उनके पास आके कहा तो बोली, अरे जा रहे हैं दुल्हन को लाने। क्या बात? भैया आपके बड़प्पन की तो दाद देते हैं अम्मा, हैं? अन्नू ने पासा फेंका। वाकई सबका दिल आपकी तरह होना चाहिए। अरे हमको कोई इतना कुछ कहता तो हम तो बात तक करने कभी नहीं जाते। हाँ, आप सच में कितनी नेक दिल हैं। अम्मा आंखें तिरछी करती हुई बोली, नेक दिल तो ठीक है, लेकिन किसने क्या कहा? अन्नू ने कहा, अरे दुल्हन की चाची वो थी नहीं बैंगनी साड़ी में, आगे आगे चल रही थी विदाई में। आपको कह रही थी कि इन बूढ़ा को देखो, इस उम्र में इतना मेकअप करता कोई, और ये भी कह रही थी कि लिपस्टिक लगा के एकदम बूढ़ी घोड़ी, और वो अरे कौन सी लगाम? लाल लगाम। अम्मा ने पूछा तो अन्नू बोले, हाँ यही कहा था आपको। इन लोगों का सत्यानाश जाए, करम जली छिछोरी कहीं की हमको बोल रही है। हम जब से बारात से आए हैं ना अन्नू, ये समझ लो गुस्से से भरे बैठे हैं। अरे न खाए को मिला न इज्जत हुई। अरे हमारे दांत कमजोर हैं तो सोचा था और कुछ तो खा नहीं पाएंगे ठीक से, तो गुलाब जामुन पे तो कसर पूरी कर लेंगे। लेकिन बताओ, वहां पहुंचे तो गुलाब जामुन थे ही नहीं। अरे बिना गुलाब जामुन के हिंदुस्तान में कोई शादी होती है क्या? और नेग में हमको 500 रुपए का पुराना नोट दे दिया। अरे माटी में जाए ये सब। भगाओ, हमको नहीं बुलाना दुल्हन को, लेटी रहना है नहीं तो। इतना कह के अम्मा वापस लौट गई अपनी जगह पे। अन्नू और जुगनू सुकून की सांस लेकर वहीं खड़े रहे और कानपुर आने का इंतजार करने लगे। असली जंग तो अब शुरू होनी थी, जब कानपुर स्टेशन पे सबको बताया जाना था कि दुल्हन ट्रेन से फरार हो गई है। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था और ट्रेन खेत खलिहानों और खुले आसमान के नीचे से धड़धड़ाते हुए कानपुर सेंट्रल की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। हवा में कारखानों का धुआं शामिल होने लगा था। दरवाजे पर खड़े दोनों फूफा अंदाजा लगा रहे थे कि ट्रेन अब ज्यादा दूर नहीं है कानपुर से। यार लेकिन वो गई कहाँ होगी? दरवाजे के किनारे लगे हुए लंबे से हैंडल को पकड़े हुए, अरे वो दाढ़ी वाले अंकल ने बताया था ना, किसी आदमी के साथ ललितपुर उतर गई थी। होगा बॉयफ्रेंड है, आजकल तो ये सब चल ही रहा है। नहीं, जितना मैंने सुना है उस लड़की के बारे में, वो तो पढ़ने लिखने वाली लड़की है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है अब भी। जुगनू ने कहा तो अन्नू बोले, अरे अब यकीन हो ना हो, दुल्हन तो फुर्र हो गई ना। लीजिए कानपुर भी आ गया। मेरे ख्याल से अब मम्मी जी को सब कुछ सच सच बता देते हैं, नहीं तो ऐन वक्त पे स्टेशन पे शोर शराबा हो जाएगा। दोनों की रजामंदी से कुछ देर के इंतजार के बाद भारी कदमों से वो गंगाधर साहब की पत्नी, जिन्हें सब मम्मी जी कहते थे, उनकी बर्थ की तरफ बढ़ गए। स्लीपर डिब्बे में हो रही अंताक्षरी अब भी गूंज रही थी।
लोगों को हटाते हुए वो मम्मी जी के पास पहुंचे जो सबसे आखिरी की बर्थ पे थी। जुगनू फूफा ने दूर से देखा तो मम्मी जी अपनी बर्थ पे बैठी कोई मैगजीन पढ़ रही थी। वो लोग उनके करीब जाने ही लगे थे कि तभी वहां खड़े रज्जन ने माचिस की तीली से दांत खोदते हुए कहा, अरे कुछ पता चला कहाँ है? ललितपुर के बाद से गायब है। अन्नू और जुगनू दोनों चौंक गए। वो फुसफुसाए, अरे इसको किसने बताया है? अरे हमको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? रज्जन इतराता हुआ बोला। रात में यहीं तो लेटे थे, हमसे कहने लगे कि पीठ में खुजली हो रही है, जरा कंघी से खुजला दो। सुबह देखा तो वहीं है नहीं। दोनों फूफाओं ने मुंडी घुमाकर एक दूसरे को देखा और फिर रज्जन से फुसफुसाए, तुम्हारा मतलब गंगाधर साहब वो भी लापता है? वो भी? रज्जन चौंका। और कौन लापता है? अन्नू फूफा ने कहा, अरे दुल्हन नहीं मिल रही है? रज्जन ने दीदे चौड़े करके उनको देखा, पान खिड़की के बाहर थूका और कहा, सही बताइए, तो वो वहां लेटा कौन है? कुत्ते वाले अन्नू फूफा ने पूरा माजरा रज्जन को समझाया तो वो बोला, फूफा हमारा दिमाग कह रहा ना कि कुछ तो लोचा इस ट्रेन में चल रहा है। ललितपुर में ही दुल्हन उतरी और उसी वक्त से गंगाधर चाचा भी गायब है। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि गंगाधर ही शक्तिमान? कहते कहते वो रुक गया, फिर बोला, आइए मेरे साथ। तीनों तेज कदमों से चलते हुए थर्ड एसी वाले डिब्बे में पहुंचे तो पप्पू अपनी सीट पे था ही नहीं। अन्नू ने कंबल उठाया तो पाया कि मामा जी चूड़ी का गुच्छा हाथ में पकड़े सो गए हैं। उन्होंने वापस उनका मुंह ढक दिया। रज्जन ने सामने बैठे उन दाढ़ी वाले बुजुर्ग से कहा, चाचा ये तस्वीर देखो जरा। फटे हुए पर्स में रखी एक तस्वीर उनकी तरफ बढ़ा दी जिसमें गंगाधर चाचा, उसके पिता और वो खुद थे। वो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर काफी पुरानी थी लेकिन फिर भी पहचान में आ रही थी। क्या यही है जिनके साथ दुल्हन उतरी? चाचा ने पान चबाते हुए तस्वीर को आंखों के करीब लगाया और फिर भरे हुए मुंह से दाएं देखा, फिर बाएं देखा, फिर पीक गटक के बोले, हाँ यही साहब तो थे। अपने 3 जासूसों को एक बात समझ आ गई थी कि इस ट्रेन में कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है और प्लानिंग जो भी है पप्पू उसमें शामिल था। आओ जीजा, क्या हाल है? सब बढ़िया? तभी पप्पू की आवाज गूंजी तो सबने पलट कर देखा। जुगनू बोले, हम लोगों के तो बढ़िया नहीं है, लेकिन अगर तुमने सच नहीं बोला तो तुम्हारे भी बिगड़ जाएंगे। फिर चीख के बोले, कहाँ है दुल्हन? जैसे ही जुगनू ने चीख के कहा तो कंबल के अंदर से चूड़ियां बजने लगी। शायद मामा ने नींद में करवट ली थी। उस आवाज को अनसुना करते हुए उन्होंने दोबारा पूछा, कल रात से हम लोग परेशान हैं, बाप बेटा मिलके क्या खेल खेल रहे हो? हम सबको पागल कर दिया है। वो रोता हुआ बोला, हमको क्या मालूम, जो हमसे पापा ने कहा हमने वही कर दिया। क्या कहा था पापा ने? अन्नू ने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा तो वो सिसकते हुए बोला, यही कि विद्या का इम्तिहान नहीं छूटना चाहिए, बाकी चाहे जो हो जाए। पप्पू की बात सुनकर तीनों चौंक गए। पप्पू ने बताया कि विद्या पिछले 3 महीनों से किसी परीक्षा की तैयारी कर रही थी और आज उसका इम्तिहान है। उसने अपने घर वालों से शादी की तारीख बदलने की बहुत मिन्नतें की थी, लेकिन उनका कहना था कि पंडित जी ने जो तारीख बताई है शादी तभी होगी और शादी से ज्यादा अहम लड़की के लिए कुछ नहीं होता। लेकिन गंगाधर साहब नए ख्याल के आदमी थे। उन्हें जब ये पता चला तो उन्होंने विद्या से वादा किया कि वो किसी भी हालत में उसकी परीक्षा छूटने नहीं देंगे। और जब उनको ये पता चला कि एग्जाम सेंटर ललितपुर में है तो उन्होंने दुल्हन को चुपके से उतार कर परीक्षा दिलवाने की ठान ली। दोनों फूफा और रज्जन खामोश खड़े थे। हाँ, रज्जन के मुंह चलाकर पान खाने की आवाज अब भी आ रही थी। लेकिन ये तो सोचना चाहिए था गंगाधर चाचा को कि वो चले जाएंगे तो मम्मी जी घबरा नहीं जाएंगी। रज्जन ने बात खत्म भी नहीं की थी कि पीछे से मम्मी जी की आवाज आई। ये मेरा ही प्लान था। सब लोग चौंक गए। देखा तो मम्मी जी वहीं खड़ी थी। आगे आते हुए बोली, विद्या पढ़ी लिखी लड़की है, वो जिंदगी में कुछ करना चाहती है तो हमारा फर्ज है ना कि हम उसकी मदद करें। लेकिन हाँ, अम्मा इसके लिए कभी राजी नहीं होती। ये सारी हड़बड़ी सिर्फ इसलिए हुई ताकि अम्मा को ना पता चले। एक रोज में अम्मा की सोच बदली नहीं जा सकती, लेकिन हम लोग कोशिश तो कर सकते हैं ना। बस वही कर रहे थे। मम्मी जी ने उनको बताया कि अब प्लान ये है कि कानपुर पहुंचकर बाकी सारे लोगों को घर पहुंचा दिया जाएगा और दूल्हा दुल्हन को घर से पहले मंदिर ले जाने के बहाने रोक लिया जाएगा। फिर कुछ घंटों के इंतजार के बाद पप्पू बस स्टॉप से दुल्हन और पापा जी के साथ घर आ जाएगा। अन्नू फूफा और जुगनू फूफा यूं तो गंगाधर साहब के बारे में अनाप शनाप ही सोचा करते थे, लेकिन आज हकीकत जानकर उनकी आंखों में गंगाधर साहब के लिए इज्जत बहुत बढ़ गई।
बहू बेटी जैसी ही होती है, ये बात कहते तो सब हैं, लेकिन गंगाधर जी ने ये बात साबित भी कर दी थी। अरे तो सारी बात साफ हो गई हो तो फिर हम निकल आए। तभी ऊपर वाली बर्थ से मामा की आवाज आई तो सब तरफ हंसी गूंजने लगी। मामा नीचे आए और बोले, आज सच में गंगाधर जी ने ना मिसाल कायम किया है। इसी बात पे तो मैं कहता हूँ कि सब लोग ना एक एक मेंबर बन जाओ। देखो भाई, इधर डायरी में देखो, 2 लोग अगर इधर हो जाएंगे और 2 उधर से, अच्छी खासी चेन बन जाएगी ना। मतलब 3% के प्रॉफिट पॉइंट का एवरेज भी निकालो तो हर महीने करीब 5,500 बनता है। बस इतनी सी थी ये कहानी।